1950 के दशक में तिब्बत पर आक्रमण करके कब्जा करने के बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के फाउंडिंग फादर माओ जेडोंग ने घमंड में कहा था कि तिब्बत चाइना की हथेली है और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश उस हथेली की 5 उंगलियां हैं। हाल ही में चीन की चुंबी वैली और उसके आसपास के इलाकों में आक्रामकता देखते हुए यही कहा जा सकता है कि 2017 में भी चीन की सरकार माओ जेडोंग जैसी सोच रखती है दूसरे देशों की जमीन हथियाने के मामले में। मैं हूं प्रशांत धवन और मैं आपका स्टडी IQ चैनल पे स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली चाइना और इंडिया के बीच जो टेंशन्स एस्केलेट हो गई हैं, दोनों देशों की तरफ से तीखे बयान आ रहे हैं, 1962 वॉर की बात की जा रही है। आखिर बात यहां तक आ कैसे गई, दोनों देशों के रिश्ते वापस खराब क्यों हो रहे हैं, और फिर ये भी जानेंगे कि आखिर चाइना की जो बेसिक एक एग्रेसिव टेंडेंसी है इंडिया के आसपास, साउथ चाइना सी के आसपास, जापान के प्रति, आखिर चाइना इतना अग्रेसिव क्यों है। फिर फाइनली ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया और चाइना की मिलिट्रीज का अगर हम कंपैरिजन करें तो हमें क्या पता लगता है। शुरुआत करते हैं इंडिया और चाइना के लेटेस्ट मिलिट्री स्टैंड ऑफ से, जिसमें दोनों देशों की तरफ से बहुत ही तीखे बयान आ रहे हैं। चाइना की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यहाँ तक कह दिया कि इंडिया को 1962 वॉर से सबक लेना चाहिए। एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट है ये। उसके रिस्पांस में अरुण जेटली जी को ये कहना पड़ा कि इंडिया 1962 वाला इंडिया नहीं है, हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, मिलिटरीली काफ़ी एडवांस्ड है। आप ये मत समझिए कि जो 1962 में इंडिया के साथ हुआ वो अब हो जाएगा। देखिए, इस वक्त जो इंडिया चाइना का डिस्प्यूट है वो शुरू हुआ जब चाइना और भूटान की एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी में चाइना ने सड़क बनानी शुरू कर दी। सडनली, कोई प्रोवोकेशन नहीं थी, कोई उसकी वजह नज़र नहीं आ रही थी। सडनली चाइना ने निर्णय लिया कि हमें यहाँ पर सड़क बनानी चाहिए, और ऑफ कोर्स इंडिया को इससे स्ट्रेटेजिकली खतरा था। मैं आपको मैप्स में भी दिखाऊंगा। और इंडिया ने इसमें इंटरवीन किया, क्योंकि अगर ये सड़क पूरी बन जाती है और चाइना को और ज़्यादा रीच मिल जाती है उस एरिया में, तो इंडिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उससे और ज़्यादा तनाव भी हो सकता है पूरे एरिया में। तो आपको मैप में ये दिखाता हूँ कि वो कौन सा रीजन था जहाँ पे चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूट है और जहाँ चाइना रैपिडली सड़कें बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैप, ये है इंडिया और चाइना। ऑफ कोर्स जब भी यूजुअली इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर टेंशन्स को लेकर रिपोर्ट आती है तो बात ज़्यादातर हो रही होती है अरुणाचल प्रदेश रीजन की। मगर इस बार एक अनोखी चीज़ हुई है। भूटान के करीब जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स की रिपोर्ट्स आई हैं। अब ये क्यों हो गया, आखिर यहाँ पे हुआ क्या इस एरिया में। देखिए, पहली बात तो ये देख लीजिए, ये है सिक्किम। सिक्किम हिंदुस्तान का पार्ट कब बना था? सिक्किम हिंदुस्तान का पार्ट बना था 1975 में, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और ये है भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। अब आप यहाँ पे आप देखोगे एक ट्राई जंक्शन दिखेगा आपको। ट्राई जंक्शन मतलब 3 देशों की बॉर्डर जहाँ पर आपस में टच करती है, ये एरिया है वो। इसको कहते हैं डोकलाम प्लेट्यू। ये मैं आपको, वैसे ये मैप में थोड़ा और अलग दिखेगा, आपको एक दूसरा मैप भी दिखाऊंगा, वहाँ पे प्रॉपरली आपको दिखेगा डोकलाम प्लेट्यू कहाँ पे है। तो देखिए, यहाँ पर चाइना सड़क की कंस्ट्रक्शन कर रहा। अब आप पूछोगे ऑल राइट, ठीक है, यहाँ पे कर रहा है तो इतनी ज़रा इसमें हमको चिंता करने वाली बात क्या है? चिंता करने वाली बात ये है क्योंकि ये जो सड़क है ये डोकलाम प्लेट्यू को याडोंग से कनेक्ट कर देगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक येलो लाइन दिख रही है। ये येलो लाइन बेसिकली एक बहुत ही बड़ी सड़क और रेलवे ट्रैक्स का नेटवर्क है। तो अगर कल को मान लीजिए यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट होती है इंडिया और चाइना के बीच में, और चाइना को रैपिडली यहाँ पर आर्टिलरी भेजनी है, सोल्जर्स भेजने हैं, तो रेलवे लाइन और सड़क से बहुत ही आराम से यहाँ पे चाइना बहुत ही बड़ी प्रेजेंस बना सकता है सोल्जर्स की। और ऑफ कोर्स इंडिया को इससे काफ़ी प्रेशर भी महसूस होगा। तो चाइना का आइडिया ये था कि याडोंग रीजन जो है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही बढ़िया कनेक्टिविटी है, उससे एक सड़क बना दी जाए डोकलाम एरिया तक, यहाँ तक। आप पूछेंगे ऑल राइट, ठीक है, तब भी इंडिया को इतना ज़्यादा इससे क्या सिक्योरिटी कंसर्न था? देखिए, आप ये अगर थोड़ा जूम आउट करें, यहाँ पर आप नज़र डालेंगे, दिस इज़ कॉल्ड इंडियाज़ चिकन्स नेक। क्योंकि देखो, ये है हमारी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इनको इंडिया से ये रीजन कनेक्ट करता है यहाँ पर। तो अगर मान लो यहाँ पे कल को इंडिया पर प्रेशर डाला जाता है, यहाँ पर शेलिंग करी जाती है, यहाँ पे अटैक कर दिया जाता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जो 7 स्टेट्स जो है ये इंडिया के हाथ से निकल जाएं। और इंडिया कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा, हम सब कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। तो
इसी के लिए इंडिया ने इमीडिएटली, जैसे ही चाइना ने यहाँ पर जो रोड है वो कंस्ट्रक्ट करनी स्टार्ट करी, इंडिया ने इसका ऑपोजिशन किया। अब चाइना का वर्जन ये है कि वो अपने देश में सड़क बना रहे हैं, तो इससे इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, चाइना सिर्फ अपने देश में सड़क नहीं बना रहा, चाइना एक डिस्प्यूटेड एरिया में सड़क बना रहा है, जहाँ पर उनका डिस्प्यूट इंडिया के साथ नहीं है, भूटान के साथ है। वो एरिया है ये, अभी आपको अलग मैप में दिखाऊंगा। तो इस एरिया में चाइना का भूटान के साथ डिस्प्यूट है। तो जब भूटान ने भी इस पर ऑपोजिशन किया, आपको पता है भूटान एक छोटा देश है, मिलिट्री उनकी इतनी ज़्यादा है नहीं, तो जब भूटान ने थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑपोजिशन किया, चाइना ने उसको सिंपली इग्नोर कर दिया। तो इंडियन सोल्जर्स को यहाँ पर इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आना पड़ा, चाइनीज़ सोल्जर्स को, चाइनीज़ वर्कर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को रोकने के लिए कि यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, डिस्प्यूटेड एरिया है। अब चाइना को गुस्सा इस बात पे आ गया कि डिस्प्यूट है चाइना और भूटान के बीच में, तो यहाँ पर इंडिया ब्रेवरी कैसे दिखा पा रहा है, इंडिया में इतना दम कैसे आ गया कि दो देशों के बीच में अगर यहाँ पे डिस्प्यूट है, इंडिया वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी कंसर्न भी रख दे। तो ये है पूरी कहानी। अब कुछ और मैप से भी समझते हैं, उससे आपको और पिक्चर क्लियर होगी। कुछ और मैप्स देखते हैं यहाँ पे, इससे आपको पिक्चर और क्लियर होगी। ये जो एरिया है ये चाइना का तिब्बतियन रीजन है और ये है चुम्बी वैली, ठीक है, ये वैली है। एग्जाम में आपसे यही पूछ सकते हैं कि चुम्बी वैली कहाँ पे है, तो अगर आपके ऑप्शन ये आता है कि सिक्किम और भूटान के बीच में है, तो वो ही आपका सही आंसर होगा। और ये जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, दिस इज़ द एरिया ऑफ टेंशन। यहाँ पर इस वक्त स्टैंड ऑफ जो है इंडियन सोल्जर्स और चाइनीज़ सोल्जर्स का अभी भी एज आई स्पीक बरकरार है। तो ये एक काफ़ी अच्छा मैप है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है चाइना का तिब्बतियन एरिया, ये है चुम्बी वैली, यहाँ पर आता है नथुला पास जो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो पूरा अरुणाचल रीजन है, वहाँ पर जो बॉर्डर है, वहाँ पर चाइना को हर जगह एडवांटेज है। 1962 की वॉर में चाइना ने वहाँ पे ऐसे ग्राउंड, तब से लेकर चाइना ने ऐसे ग्राउंड्स पे वहाँ पे कब्जा कर रखा है जहाँ पे चाइनीज़ सोल्जर्स को एलिवेशन मिलती है, वो आराम से इंडियन सोल्जर्स को वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। इंडियन सोल्जर्स के लिए आगे बढ़ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ एक एरिया है यहाँ पर सिक्किम वाला, जहाँ पर इंडियन सोल्जर्स को एडवांटेज है। इंडियन सोल्जर्स काफ़ी अच्छी उनको एलिवेशन मिली हुई है। अगर वो चाहें तो जो चाइनीज़ सोल्जर यहाँ से अगर अटैक करने के लिए आते हैं, तो उनको यहाँ पर फंसा कर इस एरिया में आराम से उनसे निपटा जा सकता है। तो चाइना इस बात को अच्छे से जानता है और ये कुछ आखिरी वीकनेसेस जो बची हैं इंडिया के खिलाफ, वो उसको भी प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है कि वहाँ पर भी कभी इंडिया को कुछ एडवांटेज अगर मिलना हो तो वहाँ पर भी ना मिल पाए। तो चाइना ने वही यही किया कि यहाँ पर जो ये एरिया, तो यहाँ से रेलवे लाइन आ रही है, सड़क आ रही है, पूरा फुल कनेक्टेड है ये एरिया। यहाँ से दोकलाम प्लेट्यू, ये स्पेलिंग रहता है दोकलाम है, दोकलाम प्लेट्यू को यहाँ से कनेक्ट किया जाएगा। अब ये है ट्राई जंक्शन और ये जो एरिया है यहाँ पर, ये डिस्प्यूट एरिया है। तो यहाँ पर डिस्प्यूट है भूटान और चाइना के बीच में। अब भूटान और चाइना के बीच में डिस्प्यूट है, तो आप कहोगे ठीक है, लेट देम हैंडल इट, चाइना जैसी पावर से हम क्यों भिड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, प्रॉब्लम ये है कि भूटान के, ये ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूँ, भूटान के कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है चाइना के साथ, दैट्स राइट। तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो भूटान को, एक जो एक छोटा देश है, मिलिटरीली कुछ उनकी इतनी ज़्यादा उनके पास आर्मी है नहीं, वो कैसे चाइना जैसी एक, आप कह सकते हो सुपर पावर ही बन गया चाइना इस वक्त, चाइना जैसी सुपर पावर के सामने कैसे वो अपने अधिकार जो है वो बना सकता है। चाइना तो सीधा सीधा यहाँ पे सड़क बना के बैठ जाएगा, चाइना को कोई इतनी परवाह भी नहीं है। सो इंडिया को यहाँ पर बीच में दखल देना पड़ा भूटान के इंटरेस्ट के लिए और अपने इंटरेस्ट के लिए भी, कि चाइना अगर एक बार यहाँ पर पैर जमा लेता है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये लिखा है चुम्बी वैली, चाइना यहाँ पर ये अपने पैर जमा लेता है, तो ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो हमारा यहाँ पर इंडिया का चिकन्स नेक, यहाँ पे कल को चाइना आराम से अटैक कर सकता है, शेलिंग भी कर सकता है। यहाँ पे खूब सारी ये आर्टिलरी अगर यहाँ पे लगा देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, यहाँ पे शेलिंग कर सकते हैं लगातार। ये एरिया से यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा, पूरा जो एरिया है इंडिया से अलग हो सकता है। तो स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर चाइना को जितना पीछे रखा जा सके उतना रखें। अभी देखो जो इस वक्त टेंशन वहाँ पे क्रिएट हुई है, क्योंकि देखो चाइना वहाँ पे सड़क बनाना चाहता था, इंडिया ने रोक दिया उनको, और फिर चाइना ने बहुत सारे सोल्जर्स अपने बुला लिए, इंडिया ने बहुत सारे अपने सोल्जर्स बुला लिए, बिल्कुल एक दूसरे को घूर रहे हैं वहाँ पर। और उसके अलावा चाइना ने यह भी एक बहुत ही अजीब सा डिसीजन लिया कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो पिलग्रिम्स जाते हैं नथुला पास से, वहाँ पर जो भी विजिट्स होती है वो फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने रोक दी है। तो इस
पोजीशन से, इस सिचुएशन से दोनों देश कैसे बाहर निकल सकते हैं? इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और इसकी नींव रखी गई थी 2005 में, जब चाइनीज़ प्रीमियर थे उस वक्त वेन जियाओ, हु जिनताओ के अंडर थे ये। इन्होंने उस वक्त एक हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन किया था जिसमें दोनों देशों ने, इंडिया और चाइना ने एग्री किया कि कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको बिना किसी फोर्स के, मतलब बिना किसी गोली के या और कोई फोर्स यूज़ किए, हम उसको डिप्लोमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे थ्रू अ पीसफुल प्रोसेस। खैर ये 2005 में हुआ था, 2017 चल रहा है, कुछ इतनी ज़रा इसमें प्रोग्रेस हुई नहीं है। फिर इन 2013 कुछ प्रोग्रेस हुई, बॉर्डर के फ्रंट पे नहीं, मगर इस बात पे कि कल को मान लो अगर सोल्जर्स आपस में किसी रीजन में टकरा जाते हैं पेट्रोल करते हुए तो क्या करेंगे। तो उसमें भी एक बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन साइन किया। उस वक्त मनमोहन सिंह थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये साइन किया विद चाइना, जिसमें दोनों साइड में ऐसे मैकेनिज़्म बनाए जाएंगे कि सोल्जर्स कभी गोली ना चलाएं, और अगर मान लो पेट्रोलिंग टीम्स हैं वो एक दूसरे की बॉर्डर में आ गई या वहाँ पर कहीं एक दूसरे को देख लिया, तो बहुत ही तरीके से पूरा जो सिचुएशन है उसको हैंडल किया जाएगा। एक उसका प्रॉपर प्रोसेस बना दिया ताकि सिचुएशन बिगड़े ना। क्योंकि देखिए अगर एक दो बार भी गोली वहाँ पे चलेगी तो मीडिया बहुत ही जल्दी हाइप कर देता है पूरे सिनेरियो को, और लोगों के नेशनल सेंटिमेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं। फिर सरकारों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है लोगों के सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हाँ आपकी गवर्नमेंट है वो कुछ कर रही है। तो वैसा सिनेरियो ही ना आए उसके लिए भी ये बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट बनाया गया था, ठीक है। तो अभी भी इसी एग्रीमेंट के अंडर ही हो सकता है कि चाइना और इंडिया एक पीसफुल सोल्यूशन निकाल दे, मगर ये थोड़ा बहुत अनलाइकली भी लग रहा है क्योंकि चाइना ने डिमांड करी है कि इंडिया सारे अपने जो सोल्जर्स हैं वो वापस ले जाए। तो इंडिया को ये जानना काफ़ी ज़रूरी है तो कि चाइना क्या फिर भी वो सड़क जो बना रहा है वो उसका कंस्ट्रक्शन पूरा करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि इवेंचुअली वो सड़क पूरी बन जाती है तो ये भी चांस है बाद में वो रेलवे भी बना देंगे वहाँ पे, और एक बार रेलवे बना दी तो फिर तो इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ चाइना, और आराम से चाइना वहाँ पे अपने सोल्जर्स भेज सकता है। तो इंडिया के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर सोल्जर्स हटाने से पहले जो इंडिया की डिमांड है उस रीजन में, उस एरिया में, वो मीट होती है या नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि चाइना इतना अग्रेसिव क्यों है। आपने कई बार सोचा होगा इसके बारे में, शायद कहीं ऑनलाइन फोरम में भी पूछा हो, दोस्तों भी पूछा हो कि आखिर जापान को लेकर, साउथ चाइना सी को लेकर, यूएसए को लेकर और ऑफ कोर्स इंडिया को लेकर तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा अग्रेशन क्यों दिखाता है चाइना। तो इसका सिंपल आंसर है राष्ट्रवाद। ओके, राष्ट्रवाद तो इंडिया में भी है, बाकी देशों में भी है, तो तब भी वो इतने अग्रेसिव तो नहीं होते अपनी टेरिटरीज को लेकर। देखिए यहाँ पर बात आती है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन की। चाइना की एक ऐसी सदी बीती 1839 से लेकर 1949 तक, एक सदी से भी ज़्यादा टाइम बीता, जब चाइना लगातार एक के बाद एक हार उनको झेलनी पड़ी। कभी जापान के हाथों, कभी ब्रिटिश के हाथों, कभी किसी और के हाथों, और इकोनॉमिकली भी वो बहुत ही ख़राब परफॉर्म कर रहे थे। वहाँ पे लोगों को ओपीएम की आदत लग गई थी। अब ये एक बहुत ही फेमस पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे, ये आपको बताएगी कि चाइना का जो माइंडसेट है वो क्या है, वो अपने इतिहास को कैसे देखते हैं। तो ये जो है ये 1894 की एक जंग थी चाइना और जापान के बीच में, जिसमें जापान ने बुरी तरीके से चाइना को हरा दिया था, और उसके बाद एक बार उन्होंने यहाँ पर इनको हरा दिया तो फिर 1910 में उन्होंने पूरा कोरियन पेनिनसुला भी कब्जा लिया था। तो पूरा वो जापानीज डोमिनेंस का एरा था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है चाइनीज़ जनरल्स। जी हाँ, ये चाइनीज़ लोग नहीं है, ये चाइनीज़ जनरल्स हैं, और आप देख पा रहे होंगे ये जनरल्स जापानीज़ ऑफिसर्स के सामने कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ये बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है। ये जो समय था ये अपनी हिस्ट्री बुक्स में अपने लोगों को पढ़ाया है कि किस तरीके से फॉरेन पावर्स ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, और उनके साथ आप देख सकते हैं इतनी उनको ह्यूमिलेशन झेलनी पड़ी चाइना के लोगों को, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फिर ये दिखाती है कि जैसे ही 1949 के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जैसी पावर में आती है, चाइना के फॉर्चून्स बदल जाते हैं, चाइना एक प्रोग्रेसिव कंट्री बन जाता है, चाइना ने तरक्की करनी शुरू कर दी, चाइना मिलिटरीली ज़रा सक्षम बन गया। और इससे पहले ये इस टाइम में जो भी चाइना ने अपनी ज़मीन खोदी थी, चाहे वो तिब्बत हो, चाहे वो ताइवान हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे वो सिक्किम के पास का जो एरिया है वो हो, वो सारी टेरिटरी वो वापस लेगा। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री से
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अपने लोगों को ये बताती है कि इतिहास उनका कितना खराब था और कम्युनिस्ट पार्टी उनकी सेवियर है, ताकि लोग हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ लॉयल रहे। उनको ये विश्वास हो जाए कि अगर देश का कोई भला कर सकता है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ही करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चाइना के किन किन देशों के साथ इस वक्त जो डिस्प्यूट्स हैं वो एक बहुत ही, आप कह सकते हो, अगली टर्न भी ले सकते हैं। उससे उन देशों के साथ चाइना के रिश्ते भी ख़राब हो सकते हैं। तो पहला तो आपको पता ही है अरुणाचल प्रदेश वाला और साथ में ऑक्सीजन वाला जो इशू है इंडिया के साथ, यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स है। ये जो रीजन है चाइना ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है, इंडिया कहता है ये रीजन इंडिया का है। फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का भी यही प्रॉब्लम है। फिर उसके अलावा साउथ चाइना सी में भी चाइना अपनी डोमिनेंस दिखा रहा है, उसमें वियतनाम फिलीपींस दोनों को डोमिनेट कर रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर भी कल को यूएसए भी, देखिए अब फिलीपींस में अपने आप में इतना उनके पास दम तो नहीं है कि चाइना के सामने खड़े हो जाए। ऑफ कोर्स जब यूएस इनको बैक करेगा तो ही ये कहेंगे कि नहीं, साउथ चाइना सी सिर्फ चाइना का नहीं है, यहाँ पर और देश भी यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। तो यूएसए भी यहाँ पे धीरे धीरे चाइना को कन्फ्रंट कर रहा है। फिर ऑफ कोर्स सेनकाकू आइलैंड्स का इशू है जापान के साथ। देखिए जापान के साथ वैसे ही मैंने आपको बताया चाइनीज़ लोगों की बहुत ज़्यादा एक नफ़रत भी है। आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जहाँ पर आम चाइनीज़ लोग भीड़ बना के 500-600 लोगों की भीड़ बना के जापान की जो एम्बेसी है चाइना में, बीजिंग में, उस पर चप्पलें फेंक रहे हैं, उस पर लोग अटैक कर रहे हैं, दरवाज़ों पे लाते मार रहे हैं। क्योंकि लोग जब इतिहास पढ़ते हैं वहाँ के यंग लोग, उनको इतनी ह्यूमिलेशन फील होती है कि जापान ने उनको इतनी बुरी तरीके से हराया था वर्ल्ड वॉर 2 में, उससे पहले भी, और फिर 1894 वॉर की मैंने आपको बात बताई थी। उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कंफर्ट वुमेन का भी एक बहुत ही इनफेमस चैप्टर है दोनों की हिस्ट्री में। जापानीज सोल्जर्स चाइना की जो औरतें थी उनको बंदी बना लेते थे और उनको स्लेव्स की तरह यूज़ करते थे। तो एक सारी चीज़ें एक नफ़रत पैदा करती है चाइनीज़ लोगों के माइंड में जापान के लिए। खासकर जो वहाँ पर नेशनलिस्ट लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो तो बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और चाहते हैं कि जापान को चाइना एक बार सबक सिखाए। और ये इस वक्त जब चाइना एक मिलिट्री पावर बन गया है, एक इकोनॉमिक पावर बन गया है, तो चाइना के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि इतिहास में जो जापान ने लगातार चाइना के साथ किया है, एक बार चाइना भी जापान के साथ करे। ऑफ कोर्स अगर चाइना ऐसा करता है तो रीजनल जो स्टेबिलिटी है वो उस पर फ़र्क पड़ेगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन पर ही फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि चाइना बहुत सारे देशों के साथ बहुत ही नेगेटिव तरीके से एंगेज कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं इंडिया, जापान, यहाँ पे जो फिलीपींस, वियतनाम है, इनके साथ और ज़रा ख़राब होते रहें और चाइना अपनी ही गलती की वजह से अपने आप को आइसोलेटेड महसूस करे इस रीजन में। अच्छा, अगर हम इंडिया और चाइना की मिलिट्री का कंपैरिजन करें तो हमें ये पता लगता है कि जो आर्मी है, टोटल मिलिट्री पर्सनल है, उसमें इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस नहीं है। हालांकि ऑफ कोर्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं चाइना के पास ज़्यादा नंबर्स हैं, मगर इंडिया के पास भी एक साइजेबल मिलिट्री है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, एक्टिव पर्सनल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इंडिया के नंबर्स बहुत कम हो जाते हैं, मगर इंडिया के पास रिजर्व में बहुत बड़ी आर्मी पड़ी है। तो उसकी वजह से इंडिया के जो टोटल मिलिट्री पर्सनल हैं वो चाइना के सामने एक रिस्पेक्टेबल नंबर प्रेजेंट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि चाइना बस सीधा आराम से हरा देगा इंडिया को। और अरुण जेटली जी की बात बिल्कुल सही है, इंडिया 1962 वाला इंडिया नहीं रहा। फिर बात आती है डिफेंस बजट में, जहाँ पर चाइना बहुत आगे है इंडिया से। आप देख सकते हो ये 2017 की फिगर्स हैं। इंडिया का मिलिट्री बजट था सिर्फ 51 बिलियन और चाइना का था 151 बिलियन डॉलर्स। अगर हम एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो टोटल जो नंबर्स हैं उसमें इंडिया और चाइना के बीच में ज़रा डिफरेंस नहीं दिखता। चाइना के पास 3000 है, ऑफ कोर्स जो साइज़ है उनकी इकोनॉमी का, जो उनका बजट है उसके हिसाब से अच्छे नंबर्स हैं, और इंडिया के पास भी 2100 हैं। तो अगर एयर वॉरफेयर जो होती है दोनों देशों के बीच में, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि एक देश बहुत ही आसानी से जीत जाएगा। हालांकि एक यहाँ पे चाइना ये चीज़ कर सकता है कि अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट चाइना बना देता है तो उससे चाइना को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। तो अभी के लिए चाइना के पास एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है, मगर जैसे ही वो तैयार हो जाता है तो इंडिया को भी कहीं ना कहीं से खरीदना होगा या जॉइंट डेवलपमेंट करनी होगी। मतलब बेसिकली इंडिया को और ज़्यादा खर्चा करना होगा। हेलीकॉप्टर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आप देखोगे चाइना और इंडिया के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। फिर टैंक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ होती है ऐसी वॉर में। हालांकि मैं आपको ये बताऊँ कि जो टेरेन है इंडिया और चाइना की जहाँ पर वॉर होगी वो इतनी माउंटेनियस है, वहाँ पर सर्दी में इतनी बर्फ़ पड़ती है कि टैंक्स वहाँ पर इतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे नहीं। ज़रा काम वहाँ पर
जो सोल्जर्स हैं ऑन फुट वो ही करेंगे, या फिर हेलीकॉप्टर्स या परहैप्स एयरक्राफ्ट्स। तो यहाँ पर टैंक्स का इतना रोल नहीं है, मगर फिर भी एक कंपैरिजन के लिए एक इंटरेस्टिंग नंबर है कि इंडिया और चाइना में टैंक्स को लेकर भी ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है कि उनके पास 5,000 हमारे पास 2,000 है। अगर उनके पास भी 6,400 है तो हमारे पास भी ऑलमोस्ट 4,500 है, ठीक है। और अगर हम आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें तो उसमें इंडिया का टोटल नंबर जो है चाइना से ज़्यादा है। तो आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स में और भी ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जैसे जीप्स आ जाती हैं जिनमें कोई गन माउंट करी होती है, या और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बेसिकली एक ऐसे व्हीकल की हम बात कर रहे हैं जिस पे कोई ना कोई वेपन लगा हो, ठीक है। फिर अगर हम इन्फेंट्री पावर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है चाइना काफ़ी आगे है इंडिया से। अगर हम सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात कर रहे हैं, और आर्टिलरी ऑफ कोर्स आपको पता है शेलिंग के लिए यूज़ होती है। फिर टोड आर्टिलरी जो है उसमें इंडिया का नंबर ज़्यादा है। तो ये काफ़ी हद तक इसमें आपको बहुत ही अलग अलग तरीके के नंबर मिलेंगे, क्योंकि दोनों देशों ने अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काफ़ी सारे अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो खरीदे हैं या खुद प्रोड्यूस किए हैं। क्योंकि इंडिया का मेन कंसर्न बहुत ही लंबे समय से चाइना नहीं था, पाकिस्तान था। तो इंडिया की ज़्यादातर जो इन्फेंट्री पावर है पाकिस्तान को देख के डेवलप करी गई है। अगर हम सरफेस फ्लीट की बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के पास भी एक है, चाइना के पास भी एक है। हालांकि चाइना के पास 2 होने वाले हैं बहुत ही जल्द, और इंडिया के पास हो सकता है कि 2025 तक 2 या 3 एयरक्राफ्ट इंडिया के पास हो। फ्रिगेट्स की हम बात करें तो चाइना के पास बहुत ही ज़्यादा फ्रिगेट्स हैं। तो चाइना की नेवी अगर अचानक से इंडिया पे अटैक करती है, जो बहुत ही अनलाइकली है, क्योंकि इंडियन ओशन में और भी बहुत सारी नेवीज़ हैं वो भी तैनात हैं। यूएस मिलिट्री रेगुलरली वहाँ पे पेट्रोल करती है। तो अगर नेवी से चाइना अटैक करता है तो काफ़ी ऑड होगा। तो फिर भी इंडिया काफ़ी हद तक पीछे है चाइना से। डिस्ट्रॉयर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। और उसके अलावा पेट्रोल क्राफ्ट्स की बात करें तो इट्स रफली द सेम। तो मतलब नेवी में आप कह सकते हो इंडिया काफ़ी पीछे है कंपेयर टू चाइना बिकॉज ऑफ फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स। फिर हम अगर सबमरीन्स की बात करते हैं तो चाइना के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन 7 है, हमारे पास सिर्फ 2 है। कन्वेंशनल सबमरीन्स में चाइना के पास बहुत ज़्यादा सबमरीन्स हैं, 60 सबमरीन्स हैं, हमारी सिर्फ 13 है। तो अगर उनकी नेवी कभी अटैक करती है, सेड अर्लियर, इंडिया के लिए वो बहुत ज़्यादा ख़राब होगा। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो इसमें देखिए ये नंबर्स को मैं इतना विश्वास करता नहीं हूँ, क्योंकि हमें जो एक्चुअल डेटा है उसके बारे में कहीं पता नहीं लगेगा। ये डेटा बस सरकारें बताती हैं या कोई गैस करती है कोई एजेंसी। रियल नंबर्स क्या है न्यूक्लियर वॉरहेड्स के हमको पता नहीं है। बट स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहा तो ये जाता है कि इंडिया के पास 110 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और चाइना के पास 260 है। अब हालांकि 110 मोर देन इनफ है पूरे चाइना को ख़त्म करने के लिए, वे मोर देन इनफ है, शायद तब भी और बच जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अगर चाइना के 500 हो जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस बनता है। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, अगर आप शेयर करेंगे तो दैट विल हेल्प आवर चैनल ग्रो। एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टडी IQ के पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज वेरियस कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए अवेलेबल हैं, जैसे कि SSC CGL, बैंक PO क्लर्क, क्लैट, KVS। हमारा हॉटेस्ट सेलिंग SSC CGL 2017 पेन ड्राइव कोर्स आपको वेरियस एग्जाम्स की प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। और अब रिसेंटली हमने UPSC पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्स भी लॉन्च किया है। ये कोर्स बनाया है भूमिका सैनी मैम ने, जिनकी 2016 UPSC एग्जाम में 664 रैंक आई है, डॉक्टर गौरव गर्ग एंड डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ ने। पेन ड्राइव या टैबलेट कोर्स बाय करने के लिए आप विजिट कर सकते हैं studyiq.com या कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर 9580048004।